हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एक सेशन चल रहे हैं, हमारे कुछ सेशंस हो रहे हैं जिनके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम कम समय में 75% से ज़्यादा स्कोर जो है वो ला सके इस प्रीलिम्स में। और ज्योग्राफी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो हमने इन सेशंस के अंदर डिस्कस किए हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, जिसके अंदर कुछ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानसूनी वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनसून रेन्स? दो स्टेटमेंट दिए हैं और हमें यह पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट हमें बताना है। करेक्ट या सही कौन सा है ये हमें बताना है। देखिए, द अमाउंट ऑफ दिस रेनफॉल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती जाती, घटती जाती है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट निकल करके आता है। जैसे जैसे हम कोस्ट लाइन से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, कोस्ट लाइन से दूर जाते हैं, वैसे वैसे हमें समुद्र में जमीन पर वर्षा की मात्रा जो है वो कम देखने को मिलती है। देयर इज अ लॉट ऑफ टॉरेंशियल रेनफॉल इन विंटर विच कॉजेज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। देखिए, ज्यादा तेज बारिश होती है सर्दियों में, जिसकी वजह से मृदा अपरदन होता है। थोड़ा सा स्टेटमेंट में घुमाया है, आपको लगेगा कि हाँ वर्षा तेज होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, टॉरेंशियल रेनफॉल होती है, डेफिनेटली सॉइल इरोजन होगा, मृदा अपरदन होगा। लेकिन ये बात जो कह रहा है वो यहाँ पर एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, विंटर्स, सर्दियों में। सर्दियों में जो रेनफॉल होती है या जिन जगहों पर सर्दियों में बारिश हमें देखने को मिलती है, ऐसे क्लाइमेट्स को हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो हमें इनकरेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। मॉनसूनल रेनफॉल जो है वो हमें गर्मी के बाद, समर्स के बाद जो है या विंटर से पहले, सर्दियों से पहले जो है वो देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो फिर आंसर निकल करके आता है ओनली वन। पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सहायक नदियों एवं मुख्य नदियों के कौन से जोड़े सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड मेन रिवर्स आर करेक्ट? दो, कुछ एक तरफ सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज जो है वो दी है, दूसरी तरफ मुख्य नदियां मेन रिवर्स जो है वो दी है। कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है ये हमें देखना है। देखिए, घाघरा जो है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये बात बिल्कुल सही है। हिरण रिवर जो है वो नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हसदेव जो है वो ताप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। हसदेव जो है वो महानदी की ट्रिब्यूटरी हमें देखने को मिलती है। महानदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो हसदो या हसदेव जो है वो हमें देखने को मिलती है। और मांजरा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ एक जो है वो इनकरेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जहां जहां ऑप्शंस में 3 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 एंड 4 ओनली। पहला, दूसरा और चौथा जो है वो हमें यहाँ पर सही होता हुआ दिखाई देता है। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो है वो हमारे लिए यहाँ पर काफी काम का हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? एक तरफ कथन दिया है, दूसरी तरफ कारण दिया है, एक तरफ असर्शन दिया है, दूसरी तरफ रीजन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, पहला असर्शन या कथन जो है, गन्ना उद्योग एक मौसमी उद्योग है, शुगर कैन इंडस्ट्री इज अ सीजनल इंडस्ट्री। कारण क्या दिया है, रीजन क्या दिया है, कच्चा माल अर्थात गन्ने की कटाई एक खास ऋतु में होती है। रॉ मटेरियल दैट इज शुगर कैन इज हार्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर सीजन। बिल्कुल सही बात है। आप लोग जानते हैं कि गन्ने की फसल जो है वो सर्दी के अंदर हमें देखने को मिलती है। शीत ऋतु जो है, विंटर्स जो है, उसके अंदर हमें गन्ने की फसल देखने को मिलती है। उसके बाद उसकी कटाई जो है वो की जाती है। तो डेफिनेटली ये एक सीजनल इंडस्ट्री जो है वो हमें देखने को मिलती है। प्लस इसका कारण क्या है, गन्ना जो है वो एक ही ऋतु में, एक ही सीजन में होता दिखाई देता, पूरे साल भर गन्ने का प्रोडक्शन हमें नहीं देखने को मिलता। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें पूछा है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, गलत सुमेलित कौन सा, ये हमें निकालना है। खादर बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वर होती है। खादर इज मोर फर्टाइल देन बांगर, ये बात भी बिल्कुल सही है। और रीजन क्या बताया, प्रतिवर्ष मानसूनी बाढ़ के दौरान नवीन परत निर्मित होती है। एवरी ईयर अ न्यू लेयर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मॉनसून फ्लड्स। मॉनसून की वजह से जो फ्लड्स बनते हैं हर साल, उनकी वजह से एक नई परत, एक नई लेयर जो है वो इसमें ऐड होती जाती है, जिसकी वजह से खादर जो है वो बांगर से ज्यादा उपजाऊ, ज्यादा फर्टाइल हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होता हुआ यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन, काली मृदा वायु संचार क्षमता का विकास करती है। ब्लैक सॉइल डेवलप्स एयर सर्कुलेशन कैपेसिटी। और रीजन क्या दिया है, शुष्क स्थिति के कारण दरारें बन जाती हैं जो वायु संचार में सहयोग करती हैं। ड्यू टू ड्राई कंडीशंस क्रैक्स आर फॉर्म्ड व्हिच हेल्प्स इन एयर सर्कुलेशन। इसे हम
काली मृदा जो होती है, ब्लैक सॉइल जो होती है, उसकी बहुत बार जुताई करने की जरूरत ही नहीं होती, प्लाइंग करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो है वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती है, जिसकी वजह से एयरेशन जो है, हवा के जाने का मार्ग जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस या हवा की प्रेजेंस, बाकी सारी गैसेस की प्रेजेंस जो है वो पूरी की पूरी अंदर सॉइल के अंदर हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। नाइट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में सॉइल तक पहुंचनी चाहिए, तभी उसका नाइट्रिफिकेशन जो है वो हो पाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है कि ब्लैक सॉइल जो है उसके अंदर हमें वायु संचार का विकास जो है वो अच्छा देखने को मिलता है। लेटेराइट मृदाएं उर्वर मृदाएं होती है। लेटेराइट सॉइल्स आर फर्टाइल सॉइल, गलत बात है। लेटेराइट सॉइल जो है कोई बहुत ज्यादा उपजाऊ हमें देखने को नहीं मिलती, और रीजन क्या दिया है, इनमें लोहा ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है और पोटाश की अधिकता होती है। दे आर रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड हाई इन पोटाश। ये बात भी गलत है, आयरन ऑक्साइड जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता और पोटाश जो है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारा इनकरेक्टली मैच्ड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाता है हमारा डी, क्योंकि हमसे पूछा ही ये है कि इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा, गलत सुमेलित कौन सा है, तो फिर यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में रबड़ बागान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? सत्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन की डिमांड को हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या पूछा है, सत्य है पूछा है कि सत्य नहीं पूछा है, ट्रू पूछा है कि नॉट ट्रू पूछा है। अबाउट रबर प्लांटेशन इन दी वर्ल्ड, 4 सीधे सीधे ऑप्शंस जो है वो हमारे सामने हैं। यह व्यापक रूप से दक्षिण अमेरिका के अमेजन क्षेत्र में उगता है। इट ग्रोज वाइडली इन दी अमेजन रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। बिल्कुल सही बात है, अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर हमें ये अच्छा खासा रबड़ का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। एशियाई देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया बड़े उत्पादक हैं जहां विषुवतीय दशाएं हैं। मेजर प्रोड्यूसर्स आर दी एशियन कंट्रीज मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम एंड कंबोडिया विथ इक्वेटोरियल कंडीशंस। बिल्कुल सही बात है, ये सारे कंट्रीज जो है वो अच्छा खासा रबड़ का उत्पादन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटोरियल कंडीशंस, विषुवतीय दशाएं हमें देखने को मिलती है। अफ्रीका में लाइबेरिया, नाइजीरिया, कांगो प्रमुख उत्पादक हैं और वृक्षारोपण अधिकांश तैयार नदियों और तट के निकट होता है, जिससे परिवहन में दक्षिण अमेरिका की तुलना में अधिक लाभ होता है। इन अफ्रीका, लाइबेरिया, नाइजीरिया एंड कांगो आर द मेजर प्रोड्यूसर्स एंड मोस्ट ऑफ द प्लांटेशंस आर प्लांटेड नियर रिवर्स एंड कोस्ट गिविंग अ हायर ट्रांसपोर्ट एडवांटेज देन साउथ अमेरिका। ये बात भी बिल्कुल सही है, साउथ अमेरिका में रबड़ को जो है घने जंगलों में से निकाल करके लाना पड़ता है, जबकि अफ्रीका का जो लाइबेरिया, नाइजीरिया, कांगो वाला जो रीजन है वहां पर रबड़ की प्रोडक्शन जो है वो ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर की नदी पास में हो या समुद्र तट लाइन जो है, कोस्ट लाइन जो है, तट रेखा जो है वो पास में हो, ताकि वहां पर प्रोडक्शन करते ही फटाफट से उसको बाहर लाया जा सके। तो प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है और यहाँ पर यह स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। अमेरिका और यूरोप प्राकृतिक रबड़ के अन्य निर्यातक हैं। अमेरिका एंड यूरोप आर अदर एक्सपोर्टर्स ऑफ नेचुरल रबड़। ना तो अमेरिका में ना ही यूरोप में हमें इक्वेटोरियल कंडीशंस देखने को मिलती है, विषुवतीय जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती नहीं। अमेरिका एक ठंडा देश है, यूरोप और भी ज्यादा ठंडा कॉन्टिनेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। दैट इज वाई यहाँ पर इन जगहों पर विषुवतीय स्थितियां जो हैं, इक्वेटोरियल कंडीशंस देखने को नहीं मिलती, तो ये एक्सपोर्टर कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर रबड़ का प्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। और हमसे पूछा क्या है, यही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट निकल के आता है, और हमसे पूछा क्या है, नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। तो फिर आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी इज द आंसर, क्योंकि यही सत्य जो है वो नहीं है, ट्रू नहीं है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द लीडर इन गोल्ड प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा देश सोना उत्पादन में अग्रणी नहीं है? दक्षिण अफ्रीका और गाना, साउथ अफ्रीका एंड गाना, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, फिलीपींस और इंडिया और चाइना। इसमें से अगर हम देखें तो देखिए साउथ अफ्रीका में तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, घाना में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिलता है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सोना जो है वो अच्छा देखने को मिलता है, रशिया, जापान, फिलीपींस में भी अच्छा देखने को मिलता है, इंडिया, चाइना में हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो हमें ये पूछा है नॉट द लीडर, लीडर नहीं है, अग्रणी नहीं है। तो अग्रणी में हम देखें बाकी सारे देश अग्रणी हैं, लेकिन भारत, चीन जो है वहां ज्यादा नहीं देखने को मिलता हमें। दैट इज वाई आंसर हो जाएगा हमारा डी, दैट इज इंडिया एंड चाइना। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो आप क्वेश्चन की जड़ तक पहुंच पाएंगे, सही आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारा OTP प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आप लोगों के पास में अवेलेबल है। लास्ट 18 मंथ के करंट अफेयर्स 1500 प्लस क्वेश्चंस, 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है, जो कि मात्र 500 रुपीज में, 500 रुपए में आप लोगों को अवेलेबल हो रही है, एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, एक नगण्य
लेवल पर जो है वो जाकर के आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। अगर आप एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1000 क्वेश्चंस की पूरी टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा डरते हैं बच्चे, सारे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। प्रैक्टिस ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है और प्रैक्टिस के लिए ही हमने ये सारी टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर आपको अवेलेबल करवाई जा रही है, ओनली 500 रुपीज में। अगर आप सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है सर, हम टेस्ट सीरीज कैसे दें, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम पढ़ करके टेस्ट सीरीज जो है वो दें तो आप लोगों के लिए हमारी जो प्रीलिम्स का स्पेशल बैच है वो अवेलेबल है। आप उस प्रीलिम्स के स्पेशल बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 10,000 रुपए का बैच जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो है वो आपको अवेलेबल हो रही है इनके अंदर। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज, तो वो मात्र 5,000 रुपए में आप लोगों को अवेलेबल है। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो कॉम्बो ऑफर भी आपके पास अवेलेबल है। क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज दोनों अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो कॉम्बो ऑफर भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप इसके द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं, अपने इस प्रीलिम्स को सिक्योर कर सकते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी को स्ट्रांग कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें हम और क्वेश्चंस को डेप्थ में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हम कहां गलती कर जाते हैं, क्या गड़बड़ियां हम कर जाते हैं और क्या गलतियां हमें नहीं करनी होती। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।